शहर के सबसे पास इलाके में दीनानाथ जी का पुश्तैनी बंगला विरासत खड़ा था। सुमित और पायल को बस इस बात का इंतजार था कि कब बूढ़े दीनानाथ जी अपनी यादाश्त पूरी तरह खो दे और वे सारा साम्राज्य अपने नाम करवा ले। दीनानाथ जी को घर के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सुमित उन्हें अक्सर टोकता, बाबूजी आप तो अपना नाम भी भूल जाते हैं, ये वसीयत के कागज़ों पर अंगूठा लगवाइए वरना सरकार सब हड़प लेगी। पायल तो उन्हें खाने की थाली भी ज़मीन पर खिसका कर देती, जैसे किसी लावारिस को खाना दे रही हो। एक दिन हद तब हो गई जब सुमित ने अपने दोस्तों के सामने मनोरंजन के लिए अपने पिता को एक खाली कटोरा थमा दिया और उनसे पहाड़े सुनाने को कहा। जब दीनानाथ जी अटके तो सुमित ने उन पर पानी फेंक दिया और ठहाका लगाकर बोला, देख लो दोस्तों, ये हैं शहर के मशहूर गणितज्ञ जिन्हें अब दो का पहाड़ा भी याद नहीं। पायल ने सुमित को उकसाया कि अब समय आ गया है। उन्होंने एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जिसमें दीनानाथ जी को मानसिक रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया। एक भव्य नीलामी रखी गई। सुमित ने तय किया कि वह उस रात अपने पिता का विरासत बंगला एक विदेशी कंपनी को बेच देगा और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। नीलामी की रात दीनानाथ जी को एक पुराने कुर्ते में कोने में बिठाया गया। सुमित ने मंच पर आकर घोषणा की, मेरे पिता की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनके संरक्षक के तौर पर मैं इस संपत्ति का सौदा कर रहा हूँ। जैसे ही बोली 100 करोड़ तक पहुँची, दीनानाथ जी अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में वो भूलने वाली धुंध गायब थी, वहाँ केवल एक तेज चमक थी। उन्होंने सीधे माइक पकड़ा और शांत स्वर में बोले, शर्तें अधूरी हैं सुमित। पूरा हॉल शन रह गया। दीनानाथ जी ने जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। उसमें सुमित और पायल की वो सारी बातें रिकॉर्ड थी जिनमें वे जाली सर्टिफिकेट बनाने और पिता को जहर देकर मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। दीनानाथ जी ने प्रोजेक्टर पर एक दस्तावेज दिखाया। सुमित, जिसे तुम विरासत बंगला समझते हो, वह असल में एक ट्रस्ट की ज़मीन है। तुमने 25 साल पहले जिस छात्रवृत्ति के पेपर पर मुझसे साइन करवाए थे, मैंने उसमें एक छोटा सा गणितीय बदलाव किया था। कानूनन यह घर और मेरी सारी संपत्ति उसी पल एजुकेशनल बोर्ड को दान हो गई थी जिस पल तुमने मुझे मानसिक रूप से बीमार साबित करने का जाली सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा किया। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए घड़ी देखी। ठीक 60 सेकंड पहले तुमने कोर्ट में हलफनामा दिया कि मैं पागल हूँ और उसी सेकंड ऑटो ट्रांसफ़र क्लॉज एक्टिव हो गया। अब ना यह घर तुम्हारा है और ना ये बैंक बैलेंस। यहाँ तक कि तुमने जो करोड़ों का एडवांस विदेशी कंपनी से लिया है वह अब धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। हॉल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। सुमित और पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे ने पिता को पागल समझकर खिलौना बनाया था, वह खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस कर कंगाल हो चुका था। दीनानाथ जी ने अपनी छड़ी उठाई, कांपते हुए नहीं बल्कि एक विजेता की तरह है, और बोले, गणित कभी झूठ नहीं बोलता बेटा, बस सही समय पर सही इक्वेशन लगानी पड़ती है। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सुमित की तेज होती सांसें साफ सुनाई दे रही थी।
विदेशी कंपनी के मालिक और शहर के रईस लोग जो अब तक सुमित को एक बड़ा बिजनेसमैन मान रहे थे, उसे किसी अपराधी की तरह घृणा से देखने लगे। पायल, जो अब तक हीरो के हार और रेशमी साड़ियों के सपने देख रही थी, दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़ी। बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम बहक गए थे। यह बंगला, यह दौलत सब आपकी है, बस हमें सड़क पर मत लाइए। दीनानाथ जी ने नफरत से अपना पैर पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पायल, तुमने मुझे खाना जमीन पर फेंक कर दिया था, याद है? तुमने कहा था कि पागल को स्वाद का क्या पता। आज कानून तुम्हें उस स्वाद से रूबरू कराएगा। अगले 15 मिनट में इस बंगले की बिजली, पानी और तुम्हारा मालिकाना हक सब खत्म हो जाएगा। यह संपत्ति अब विद्याधाम ट्रस्ट की है, जहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनेगा। सुमित पागलों की तरह चिल्लाने लगा, यह नहीं हो सकता। मैंने वकीलों को पैसे दिए थे, मैंने कागजात बदले थे। तभी भीड़ में से एक लंबा गंभीर व्यक्ति बाहर आया। वह शहर का सबसे बड़ा इंस्पेक्टर था। उसने सुमित के हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए कहा, सुमित, तुम्हारे वकीलों ने ही हमें तुम्हारी धोखाधड़ी के सबूत दिए हैं। दीनानाथ जी ने सालों पहले उन छात्रों की फीस भरी थी जो आज कानून के रखवाले हैं। तुमने जिसे पागल समझा, उसने पूरे शहर में अपने शिष्यों का एक ऐसा जाल बिछाया था कि तुम्हारी हर चाल उन तक पहुंच रही थी। ठीक उसी पल सुमित के फ़ोन पर एक के बाद एक कई मैसेज आने लगे। पहला मैसेज, विदेशी कंपनी ने धोखाधड़ी का केस किया, 150 करोड़ का जुर्माना। दूसरा मैसेज, बैंक खाते फ्रीज, कुल बैलेंस 0.00। तीसरा मैसेज, पार्किंग में खड़ी तुम्हारी सारी लग्जरी कारें रिकवरी एजेंट ले जा रहे हैं। सुमित घुटनों के बल बैठ गया। जिस विरासत बंगले के लिए उसने अपने पिता का अपमान किया था, उसी की छत के नीचे वह अब एक कैदी था। विदेशी खरीदार ने चिल्लाकर कहा, इस आदमी ने हमें धोखे में रखकर डील की। पुलिस, इसे अभी ले जाइए। पुलिस सुमित और पायल को घसीटते हुए ले जाने लगी। तभी दीनानाथ जी ने उन्हें रोकने का इशारा किया। वे सुमित के पास गए और उसकी जेब से वो खाली कटोरा निकाला जो सुमित ने उन्हें बेइज्जत करने के लिए दिया था। दीनानाथ जी ने वह कटोरा सुमित के हाथ में थमा दिया और बोले, गणित का एक सरल नियम है सुमित, इनपुट इक्वल आउटपुट। तुमने नफरत बोई, तुम्हें तबाही मिली। तुमने मुझे खाली कटोरा दिया था, आज मैं तुम्हें वही लौटा रहा हूँ। जेल से बाहर निकलना तो इसे संभाल कर रखना, शायद सड़क पर यही काम आए। पायल और सुमित रोते चिल्लाते हुए पुलिस की गाड़ी में डाल दिए गए। मेहमान जा चुके थे, शोर थम चुका था। दीनानाथ जी ने उस स्टोर रूम की ओर देखा जहां उन्हें कैद किया गया था। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और बंगले के मुख्य गेट पर एक बड़ा सा बोर्ड लटका दिया, शिक्षा का मंदिर, यहाँ लालच का प्रवेश वर्जित है। उस रात दीनानाथ जी को अल्जाइमर की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें सब कुछ याद था, अपने बेटे का हर जुल्म भी और अपना लिया हुआ हर इंतकाम भी।
गणतज्ञ ने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल पहेली को सुलझा लिया था। अगले ही पल पुलिस की गाड़ी सुमित और पायल को लेकर अंधेरी सड़क पर ओझल हो गई। दीनानाथ जी अकेले उस विशाल बंगले की दहलीज पर खड़े थे। शहर की चकाचौंध वाली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन था। दीनानाथ जी धीरे धीरे उस स्टोर रूम की ओर बढ़े जहां उन्हें महीनों तक कैद रखा गया था। वहां की दीवारों पर उन्होंने कोयले से गणित के कुछ समीकरण लिखे थे। लोग समझ रहे थे कि यह एक पागल बुढ़े की दिमागी उपज है, लेकिन असल में वे सुमित के विनाश का टाइम टेबल थे। तभी अंधेरे में से एक साया बाहर आया। वह दीनानाथ जी का पुराना वफादार मुंशी रामदीन था। साहब, सारा काम हो गया। सुमित बाबा की सारी बेनामी संपत्ति भी जब्त हो गई। अब उनके पास वकील करने के लिए भी एक फूटी कौड़ी नहीं बची। रामदीन ने भारी आवाज में कहा। दीनानाथ जी ने एक गहरी सांस ली। रामदीन, जब बेटा बाप को मरा हुआ मान ले तो बाप को भी बेटे का श्राद्ध कर देना चाहिए। आज मैंने वही किया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि बंगले के गेट पर एक फटी पुरानी टैक्सी रुकी। उसमें से एक 22-23 साल का लड़का उतरा। उसके हाथ में एक पुराना सा झोला था और आंखों में वही तेज था जो कभी दीनानाथ जी की आंखों में हुआ करता था। लड़का दौड़ कर आया और दीनानाथ जी के चरणों में गिर पड़ा। दादाजी! दीनानाथ जी चौंक गए। आर्यन, तुम यहाँ कैसे? सुमित ने तो कहा था कि तुम विदेश में पढ़ाई कर रहे हो और हमसे बात नहीं करना चाहते। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी ने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मैंने आपकी वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि आप मर चुके हैं। मैं तो बस अपनी माँ की बरसी पर यहाँ आया था, लेकिन न्यूज़ चैनल पर आपका यह वीडियो देखा और भागता हुआ चला आया। दीनानाथ जी का कठोर चेहरा एक पल में पिघल गया। उन्होंने अपने पोते को गले लगा लिया। उन्हें समझ आया कि सुमित ने सिर्फ उनका धन ही नहीं छीना था, बल्कि उनका खून भी उनसे दूर कर दिया था। दादाजी, अब इस घर का क्या होगा? आर्यन ने पूछा। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए विरासत बंगले की चाबियां आर्यन के हाथ में रख दी। बेटा, मैंने सुमित से सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगा। यह बंगला अब एक ट्रस्ट है और तुम इसके मुख्य संरक्षक होगे। यहाँ उन बच्चों को गणित पढ़ाया जाएगा जिनके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। और हाँ, सुमित के लिए एक छोटा सा कमरा जेल से छूटने के बाद यहाँ खाली रखना। आर्यन ने हैरान होकर पूछा। क्यों दादाजी, उनके जुल्म के बाद भी? दीनानाथ जी की आवाज़ में फिर वही धार लौट आई। उसे यहाँ रहना होगा, एक चपरासी की तरह। उसे रोज़ उन बच्चों को देखना होगा जिन्हें वह कचड़ा समझता था। उसे रोज़ उस खाली कटोरे में खाना मिलेगा ताकि उसे याद रहे कि इंसानियत का हिसाब किताब मौत से पहले यहीं चुकता करना पड़ता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण विरासत बंगले पर पड़ी तो वहाँ से बच्चों के पहाड़े सुनाने की आवाज़ आने लगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। दीनानाथ जी बरामदे में बैठकर गणित की एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे।
उन्होंने किताब के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी, जब जीवन की सारी जमा पूंजी नफरत बन जाए तो मौत ही सबसे बड़ा मुनाफा होती है, लेकिन अगर एक भी रिश्ता प्लस में रह जाए तो जिंदगी फिर से शुरू की जा सकती है। सुमित और पायल आज भी जेल की काल कोठरी में उस खाली कटोरे को देखते हैं और सोचते हैं कि काश उन्होंने गणित का वह सरल नियम समझ लिया होता कि जो दोगे वही 100 गुना होकर वापस आएगा। जेल की उन सलाखों के पीछे सुमित और पायल के लिए हर सेकंड एक कयामत की तरह बीत रहा था, लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि दीनानाथ जी का इंतकाम सिर्फ संपत्ति छीनने तक सीमित नहीं था। जेल में सुमित को कैदी नंबर 420 का बिल्ला मिला। पहले ही दिन जब खाने का वक्त हुआ तो सुमित लाइन में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके सामने वही एल्युमिनियम की घिसी हुई थाली थी। जैसे ही वह काउंटर पर पहुंचा, खाना परोसने वाले कैदी ने उसे घृणा से देखा। अरे ये तो वही रईस है ना, जिसने अपने बाप को कुत्ते का खाना खिलाया था। उस कैदी की आवाज़ पूरी मेज़ में गूंज गई। अचानक जेल के सारे कैदी अपनी जगह पर खड़े हो गए। जेल का अपना एक अघोषित कानून होता है, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता। सुमित की थाली में दाल की जगह गंदा पानी और सूखी रोटियां फेंक दी गईं। सुमित ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूँ। तभी पीछे से एक भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वह जेल का सबसे खूंखार गैंगस्टर कालिया था। उसने सुमित के कान में फुसफुसा कर कहा, बाहर तू बिल्डर होगा, यहाँ तू सिर्फ एक बद्दुआ है। तेरे बाप ने जेल के अस्पताल के लिए 5 करोड़ का डोनेशन दिया है और बदले में हमसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश की है कि तुझे यहाँ शाही मेहमान नवाजी मिले। सुमित समझ गया कि दीनानाथ जी के हाथ जेल की दीवारों के अंदर भी पहुंच चुके थे। उसे रोज़ वही खाना मिलता जो उसने अपने पिता को दिया था, बासी, ठंडा और अपमान से भरा। दूसरी तरफ महिला जेल में पायल की हालत भी बदतर थी। उसे उन औरतों के साथ रखा गया था जिन्होंने गरीबी के कारण अपराध किए थे। जब उन्हें पता चला कि पायल ने एक बुजुर्ग महिला की यादों और गहनों का सौदा किया था, तो उन्होंने पायल का जीना मुहाल कर दिया। पायल को रोज सुबह उठकर जेल के शौचालय साफ करने का काम दिया गया। वही पायल जो खुशबूदार इत्र के बिना सांस नहीं लेती थी, अब गंदगी के बीच घुट रही थी। एक रात उसने रोते हुए सुमित को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन उसे जवाब मिला कि सुमित खुद अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा है। बाहर विरासत बंगला अब पूरी तरह बदल चुका था। आर्यन ने दादा जी के मार्गदर्शन में वहाँ एक ऐसी पाठशाला शुरू की जहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि संस्कारों का गणित सिखाया जाता था। दीनानाथ जी अब रिटायरमेंट की सच्ची शांति महसूस कर रहे थे। वे रोज शाम को गेट के पास बैठते। एक दिन रामदीन ने पूछा, साहब क्या आपने उन्हें माफ़ कर दिया? दीनानाथ जी ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, माफ़ी इंसान देता है रामदीन, वक्त नहीं।
मैंने उन्हें सज़ा नहीं दी है, मैंने तो बस उन्हें उनकी अपनी बनाई हुई दुनिया में रहने के लिए छोड़ दिया है। जिसे वे स्वर्ग समझ रहे थे वह असल में उनके अपने पापों का नरक था। 1 साल बीत गया। सुमित की पहली पेशी थी। उसे फटे हुए कपड़ों और बेड़ियों में कोर्ट लाया गया। दीनानाथ जी वहाँ मौजूद थे। सुमित भागकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ खौफ था। पिताजी, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मैं मर जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। दीनानाथ जी ने झुककर सुमित के कान में बस एक आखिरी बात कही, सुमित, गणित का एक और नियम याद रखना, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। तुमने अपनी इंसानियत को शून्य बना दिया था। अब तुम दुनिया की कितनी भी दौलत जोड़ लो, तुम्हारा नतीजा हमेशा शून्य ही रहेगा। दीनानाथ जी ने पलट कर नहीं देखा। वे आर्यन का हाथ थामे कोर्ट से बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो विरासत बंगले पर लगा विद्या धाम का बोर्ड सूरज की रोशनी में चमक रहा था। आज उस हिसाब की किताब बंद हो चुकी थी जिसका पहला पन्ना एक पिता के आंसुओं से लिखा गया था। 3 साल बीत चुके थे। सुमित और पायल जेल की सलाखों के पीछे अपनी जवानी की चमक खो चुके थे। दीनानाथ जी की सेहत अब गिरने लगी थी, लेकिन उनका संकल्प अभी भी चट्टान की तरह मजबूत था। एक सुबह जेल के लोहे के दरवाजे भारी आवाज़ के साथ खुले। सुमित और पायल को पैरोल पर 7 दिनों के लिए बाहर आने की इजाज़त मिली थी। जब वे विरासत बंगले के सामने पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बंगला अब शहर का सबसे बड़ा मात्र पितृ सेवा धाम बन चुका था, जहाँ कभी सुमित की महंगी शराब की पार्टियां होती थी। वहाँ अब दर्जनों बेसहारा बुजुर्ग चैन की सांस ले रहे थे। आर्यन ने अपने माता पिता को मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। सुमित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, हमें अंदर जाने दो, हमें दादाजी से माफ़ी मांगनी है। आर्यन की आवाज़ में पत्थर जैसी कठोरता थी। दादाजी ने कहा था कि तुम दोनों यहाँ तभी कदम रख सकते हो जब तुम उस शून्य को स्वीकार कर लोगे जो तुमने खुद बनाया था। अंदर चलिए, वे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सुमित और पायल जब उस छोटे से स्टोर रूम में पहुँचे जहाँ उन्होंने कभी दीनानाथ जी को कैद किया था, तो उन्होंने देखा कि दीनानाथ जी वहाँ एक पुरानी चटाई पर लेटे हुए थे। उनके पास वही खाली कटोरा रखा था। दीनानाथ जी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, सुमित, पायल, आज इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जाना है। मैंने सुना है कि तुमने जेल में बहुत कुछ सीखा है। क्या तुम आज मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? पायल रोते हुए बोली, बाबूजी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से एक कागज़ सुमित की तरफ बढ़ाया। यह इस ट्रस्ट के नियम हैं। मैंने अपनी वसीयत में एक बदलाव किया है। मेरी मृत्यु के बाद तुम दोनों को इस सेवा धाम में बिना किसी वेतन के केवल 2 वक्त की रोटी पर यहाँ रहने वाले हर बुजुर्ग की सेवा करनी होगी। तुम्हें वही काम करने होंगे जो तुमने मुझसे करवाए थे, सफाई, सेवा और तिरस्कार सहना। अगर तुम 1 साल तक बिना शिकायत यह कर पाए तो तुम्हें समाज में इंसान की तरह जीने का हक मिलेगा। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है?
सुमित ने बिना सोचे उस कागज पर साइन कर दिए। उसे समझ आ गया था कि दौलत कमाना आसान है, लेकिन खोई हुई इज्जत कमाना पहाड़ चढ़ने जैसा है। उसी रात दीनानाथ जी ने चैन की नींद में अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो केवल एक विजेता के चेहरे पर होती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के गणित का हिसाब बराबर कर दिया था। अगले दिन शहर के अखबारों की हेडलाइन थी, अरबपति बेटे ने संभाली अनाथालय की झाड़ू, पिता के इंतकाम ने बदला बेटे का दिल। सुमित और पायल अब रोज सुबह उठते उन बुजुर्गों के पैर छूते जिन्हें उन्होंने कभी कीड़ा समझा था। वे वही साधारण खाना खाते जो कभी उन्हें जहर लगता था, लेकिन एक अजीब बात हुई, जैसे जैसे वे सेवा करते गए उनके मन का बोझ कम होने लगा। सालों बाद जब आर्यन बड़ा हुआ और उसने अपने पिता सुमित को एक बुजुर्ग की मालिश करते देखा तो उनसे पूछा, पिताजी क्या आपको अब भी अपनी दौलत की याद आती है? सुमित ने मुस्कुराते हुए उस खाली कटोरे की ओर देखा जो अब फूलदान बन चुका था। उसने कहा, नहीं बेटा, दादाजी ने मुझे सिखाया कि असली विरासत वह बंगला या बैंक बैलेंस नहीं था, बल्कि वह संस्कार थे जिन्हें मैं भूल गया था। उन्होंने मुझे बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुझे फिर से इंसान बनाया। बंगले के गेट पर अब एक पत्थर लगा था जिस पर खुदा था, दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ वह है जो नफरत को घटाकर प्यार को जोड़ सके। यही हिसाब खत्म होता है और इंसानियत शुरू होती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।